वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ना जरूरी है। आरबीएससी ने कह दिया है कि कोर्सेज को रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन कितना रिड्यूस किया जाएगा, कहाँ तक रिड्यूस किया जाएगा और कौन कौन से चैप्टर्स रिड्यूस किए जाएंगे, ये अभी तक बताया नहीं गया है। तो इक्वली आप अभी तो हमारे साथ पढ़ते रहिए। जैसे ही जो भी सूचना आएगी आपको तुरंत उससे अवगत करवा दिया जाएगा। हम पढ़ रहे थे आपके पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों की जो धारणा है उसको हमने काफी हद तक समझ लिया था। आज बारी है संविधान कैसे। कैसे का मतलब कि कैसे ये संविधान बना और कैसे काम करता है। कैसे में ये दोनों ही चीजें इसके साथ शामिल हो जाती है कि संविधान कैसे बना और कैसे इसकी जो धारणा है वो काम करती है। ठीक है, अब संविधान की प्रक्रिया क्या थी। हमने पढ़ा कि जो हमारा संविधान बनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा का चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। संविधान सभा की प्रक्रिया क्या थी। संविधान सभा में जो थे विभिन्न विषयों पर 8 प्रमुख समितियां बनी हुई थी। 8 प्रमुख समितियां बनी थी संविधान सभा में। ठीक है, और आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अंबेडकर इन समितियों की अध्यक्षता करते थे। क्योंकि ये जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान दिया था। तो काफी हद तक इनको पता था कि किस प्रकार से भारत का जो मानस है वो किस प्रकार का संविधान चाहता है, किस प्रकार की सरकार चाहता है, उस सरकार को किस प्रकार कंडक्ट किया जाए। ठीक है, प्रत्येक समिति आमतौर पर संविधान के विशेष प्रावधानों का मसौदा तैयार करती थी। मसौदा का क्या मतलब होता है। मसौदे का मतलब होता है कि उसका मूल भाव क्या होगा। देखो, हम कोई भी प्लानिंग बनाते हैं तो प्लानिंग से पहले क्या सोचते हैं कि किस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो जिस चीज के लिए भी प्लानिंग की जाती थी उसको मसौदा कहते हैं। तो वो ये समिति तैयार करती थी और जिस पर तब पूरी सभा द्वारा बहस की जाती थी और कुछ प्रावधान जो है वोट के अधीन भी होते थे, यानी उन पर वोट भी कराए जाते थे कि जो बहुमत होगा वही माना जाएगा। भारत की संविधान सभा के रूप में विविधतापूर्ण एक सभा एक कार्य नहीं कर सकती थी यदि संविधान में निहित मुख्य सिद्धांत पर कोई पृष्ठभूमि सहमति नहीं होती। तो कहने का मतलब जिस तरह से विविधतापूर्ण थी भारत की संविधान सभा, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे और जिसमें और भी ऐसे बहुत से नेता थे जिनकी विचारधारा शायद एक दूसरे से बहुत भिन्न थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ काम किया और एक साथ काम करके और संविधान इस तरह का तैयार किया कि वो आज तक एक फ्लेक्सिबल, रिजिड प्लस दुनिया के महानतम संविधानों में से एक बना हुआ है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अंबेडकर चेयर्ड दीज कमिटीज. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. Some provisions were subject to the vote. Sometimes votes were also casted to know the majority or to know the ideology of the constituent assembly. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus of the main principle the constitution should enshrine. हमारा संविधान जिन मुख्य आधारभूत सिद्धांतों पर बना हुआ है, अगर वो सिद्धांत नहीं होते तो इतनी विविधतापूर्ण जो हमारी संविधान सभा है वो कभी काम नहीं कर पाती। अब संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें मिली है वो क्या है। वो है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जो संतुलित हमें संस्थागत ढांचा मिला है। देखो, चेक एंड बैलेंस की जो स्थिति हमें हमारे संविधान ने दी है बहुत रेयरली देखने को मिलती है। क्या होता है चेक एंड बैलेंस? इसका मतलब कि रुकावट और जो संतुलन दोनों एक साथ कैसे है। हमारे संविधान ने हमारी शासन व्यवस्था को 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें से पहली है पार्लियामेंट,
जिसको व्यवस्थापिका भी कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका। दूसरी है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये चेक एंड बैलेंस डिसाइड किया गया है कि व्यवस्थापिका का काम क्या होगा। व्यवस्थापिका का काम होगा कानून बनाना, कानूनों का निर्माण, और इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए भारतीय जनता द्वारा सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद के सदस्य चुने जाते हैं, खास करके लोकसभा सदस्य। और जो राज्यसभा सदस्य होते हैं वो भी पूरे के पूरे नॉमिनेट नहीं होते, बल्कि राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वो इस तरह से अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भी भारत की जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्या करते हैं, वो कानूनों का निर्माण करते हैं। इसी व्यवस्थापिका में से कुछ सदस्य जो बहुमत दल के नेता होते हैं और वो और उनके साथी मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और कार्यपालिका का कार्य होता है उन कानूनों को लागू करना, उन कानूनों को लागू करना। ठीक है। अब ये दोनों काम दोनों को अलग अलग दे दिए गए हैं ताकि अच्छे से कार्यों को संपन्न किया जा सके। सत्ता के विकेंद्रीकरण का ये जो फॉर्मूला है ये इस तरह से लागू किया गया है कि सारे काम अच्छे से जो है कंडक्ट किए जा सके। उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका के दो कार्य हैं। न्यायपालिका का पहला कार्य है आम जनता को न्याय देना और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है इन कानूनों की रक्षा करना, कानूनों की रक्षा करना। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बैलेंस्ड फॉर्मेट के साथ जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेल व्हेन द पार्लियामेंट और यू कैन से द लेजिस्लेटिव असेंबली या द लेजिस्लेशन always make laws for us, and legislation represent all the population, all the people of the India. Then executive implies all the laws made by the legislation, and there is judiciary to protect all the laws. तो किस तरह से जो है बैलेंस डिसाइड किया गया है। इसी बैलेंस के साथ साथ चेक की भी इसमें व्यवस्था की गई है। चेक बैलेंस जरूरी है। सिर्फ बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस के साथ साथ एक दूसरे पर नियंत्रण भी जरूरी होता है। तो ये जो नियंत्रण और संतुलन संविधान द्वारा दिया गया है ये बहुत अद्भुत है। नियंत्रण और संतुलन। अब संतुलन तो हमने देखा कि किस प्रकार से कार्यों को बांट दिया गया तो अपने आप सब कुछ संतुलित हो गया। लेकिन नियंत्रण कैसे है, देखिए ये है एग्जीक्यूटिव, ये है लेजिस्लेचर और ये है जुडिशरी। ठीक है। लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका, यानी कि हमारे संसद के दोनों सदन। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट्स होते हैं। और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है। अब आप देखिए किस तरह से चेक एंड बैलेंस डिसाइड किया गया है। व्यवस्थापिका क्या कर सकती है, व्यवस्थापिका जो है किस प्रकार चेक कर सकती है, बैलेंस कर सकती है कार्यपालिका को। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नो कॉन्फिडेंशियल मोशन।
जो कार्यपालिका होती है वो हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, और सिर्फ उत्तरदायी नहीं होगी, ये कहा गया है कि कभी भी कोई भी ऐसा गुप्त काम कार्यपालिका द्वारा नहीं किया जाएगा जो व्यवस्थापिका को ना बताया जाए। और दूसरी तरफ कार्यपालिका इस चेक को कैसे डिसाइड करती है? प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर सॉरी, प्रेसिडेंट जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो संसद के किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे को चेक बैलेंस के साथ साथ चेक भी करती है, यानी कि नियंत्रण भी रखती है। सिर्फ संतुलन नहीं बनाती, नियंत्रण भी रखती है। ठीक वैसे ही कार्यपालिका जो है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है? जजेस को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो अपने आप उनके साथ नियंत्रण हो गया। और वहीं जुडिशरी जो है कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इससे क्या होगा? जुडिशरी कार्यपालिका पर नियंत्रण रख रही है और कार्यपालिका जुडिशरी पर नियंत्रण रख रही है। फिर न्यायपालिका जो है कैन डिक्लेयर लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संसद द्वारा बनाए गए अगर नियम में कहीं कोई गड़बड़ी है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और इस प्रकार न्यायपालिका हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर जिसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, उस पर नियंत्रण रखती है। और व्यवस्थापिका द्वारा न्यायपालिका के जो मुख्य सदस्य होते हैं, कि यानी कि जो जजेस होते हैं या मुख्य न्यायाधिकारी होते हैं, उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये एक जो सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का हमारे संविधान में, हमारे शासन व्यवस्था के लिए, वो बहुत अद्भुत है। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है? देखिए, जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उस समय वो कार्य किस उद्देश्य से किया जा रहा है, और वो उद्देश्य या जो मुख्य लक्ष्य होता है उसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर के बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था प्रस्ताव। ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। बताया गया था कि जब भारत स्वतंत्र हो गया है तो अब हमारे आदर्श क्या होंगे, और वो फ्रेमवर्क, वो तरीका सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का काम आगे बढ़ना था। ठीक है, इस संकल्प ने संविधान के पीछे की आकांक्षा और मूल्यों को समाहित किया। इस संकल्प में क्या था? ये था कि हमारा संविधान बना क्यों रहे हम। सबसे बड़ी चीज देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारी चुनौतियां थी भारत के सामने। सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी इंटीग्रेशन को बिल्कुल संभाल के रखना, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जाते जाते कह गए कि 2 हिस्से होंगे, एक पाकिस्तान होगा, एक भारत होगा, और जिसको जिसमें मिलना है मिल सकता है, और अगर किसी राज्य को स्वतंत्र होना तो वो स्वतंत्र भी हो सकता है। तो वो तो जाते जाते कह गए, उनको तो कुछ नहीं लगा। लेकिन हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की एकता को सुनिश्चित करना सबसे बड़ा काम था संविधान का। उसके बाद प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का, शिक्षा का, आर्थिक स्वतंत्रता का, ये सारे अधिकार भी देने थे, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी, लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, समाज का कल्याण करना था। बहुत सी ऐसी चुनौतियां, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने खड़ी थी। इस संकल्प के आधार पर हमारा संविधान इन मौलिक प्रतिबद्धताओं को संस्थागत अभिव्यक्ति देता है। कौन कौन सी मौलिक प्रतिबद्धताएं हैं? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और महानतम पहचान। और मतलब हमारे देश की जो यूनिक आइडेंटिटी है वो हमारे संविधान की वजह से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हुई है। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन before the Constituent Assembly. It was a landmark proposal that outlined the basic ideals of Constitution. क्या था ये? It was a landmark proposal that outlined the basic ideals of Constitution of independent India and suggested the framework under which the work of the Constitution was to proceed. This resolution encapsulated and the aspirations and values behind the Constitution. Based on the resolution, our Constitution gave institutional expression to these fundamental commitments.
इक्वालिटी, व्हाट आर द फंडामेंटल कमिटमेंट्स? इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी. येट इट इज सेड कॉस्मोपॉलिटन बट यू कैन से इट यूनिक. तो ये जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है इसको हमारे संविधान ने पहचान दी थी. अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ये था, उद्देश्य प्रस्ताव की क्या क्या मुख्य चीजें थी. हालांकि हमने पढ़ी, लेकिन सबसे मुख्य चीजें क्या थी? सबसे पहली मुख्य चीज थी ऑल पावर ड्राइव्ड फ्रॉम पीपल, यानी कि जनता की सत्ता. ठीक है ना, जनसत्ता जिसको कह सकते हैं. जनसत्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था उसकी. दूसरा, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन इंडिया. इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझते हैं स्वतंत्र, और सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु. देखो नाम से पता चल रहा है, सम यानी शामिल है, प्रभु का मतलब सबसे उच्चतम सत्ता. तो हमारे भारत की जो सबसे उच्चतम सत्ता है वो हमारे भारत के पास ही है, कोई और नहीं ले सकता. यानी कहने का मतलब कि हमारा देश आजाद है और हमारे देश में किस प्रकार से शासन होगा, कौन शासन करेगा, वो हमारे देशवासी ही निर्धारित करेंगे. फिर प्रमोशन ऑफ पीस एंड वेलफेयर, शांति एवं कल्याण, शांति एवं कल्याण. ये प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी मात्र, व्यक्ति मात्र जो भारत का एक एक नागरिक है उसके लिए इसकी व्यवस्था की गई थी. सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, और पिछड़ों को सुरक्षा, पिछड़ों को सुरक्षा. ये हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसमें भेद मूलक न्याय की स्थापना की गई है. फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्टिस, न्याय. और न्याय चाहे किसी भी फॉर्म में हो, न्याय राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और आर्थिक भी. हर एस्पेक्ट के साथ न्याय भारत के प्रत्येक व्यक्ति को दिलाना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है उसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग हैं. उसके बाद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज. वैल्यूज यानी हमारे जो संविधान है वो किन मूल्यों पर आधारित है. हमारा संविधान किन मूल्यों पर आधारित है? मूल्य क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मूल्य होते क्या हैं. ठीक है ना, मूल्य होते हैं वो कुछ आदर्श, वो सिद्धांत जिन पर हम अपना पूरा जीवन निर्धारित करते हैं. भाई कोई चोर है, चोर के लिए क्या मूल्य होंगे? ठीक है ना, उसके लिए दूसरों का धन अपना, तो हालांकि वो अच्छी चीज नहीं है लेकिन वो उसके लिए अपने मूल्य. तो जो अच्छे इंसान है, अब किसी को सच बोलना पसंद है, किसी को लगता है कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, किसी को लगता है कि मैं अगर कोई काम करूं तो सिर्फ देश के लिए करूं. एक बॉर्डर पे खड़ा फौजी क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मेरी जान मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे देश की आन, मेरे देश की रक्षा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो वो उसका मूल्य है, देशभक्ति उसके खून में. तो यानी कि मूल्य क्या होते हैं? वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल, वो वैल्यूज जिन पर कोई इंसान अपना पूरा जीवन जी सकता है. तो हमारे संविधान के मूल्य क्या थे? हमारे संविधान का सबसे पहला मूल्य था स्वतंत्रता. दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, समानता. फिर संघवाद, संप्रभुता, समाजवाद. देखिए
जब भारत आजाद हुआ उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो ऐसे में, और जब भारत ने नाम कंट्रीज के साथ जाने का निश्चय किया, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें जाने का निश्चय किया, तब एक समस्या भारत के सामने खड़ी हुई कि वो पूंजीवाद की तरफ जाएगा या साम्यवाद की तरफ। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने बीच का रास्ता चुना और उसमें ये कहा गया कि हम ना पूंजीवाद के साथ जाएंगे ना साम्यवाद की तरफ, हम समाजवाद का ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता भी देता है, उत्पादन की जो है आजादी भी देता है, और साथ ही साथ उस पर नियंत्रण रख के और समाज कल्याण की ओर देश को प्रेरित भी करता है। फिर है सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का ये मतलब नहीं है हमारे देश में जो कि यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि किसी भी तरह के धर्म को माने नहीं आप। पंथ निरपेक्षता का मतलब हमारे देश में ये है कि हर धर्म का बराबर सम्मान किया जाएगा, पंथ निरपेक्षता। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे लास्ट में लिखा गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिकता। लोकतांत्रिकता, ठीक है। तो ये है हमारे संविधान के वो मूल्य जिन पर संविधान पूरी तरह से टिका हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें खास करके उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में समझा। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। उसके अलावा चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन की नीति क्या होती है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के वीडियोस की जो आपको समझनी भी है, क्योंकि इन पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थोड़े से सर्टेन टॉपिक्स बचे हैं, उनके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। तब तक के लिए थैंक यू।